डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मुख्य रूप से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में जो ट्राइब थे उनके प्रति क्या क्या पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। जैसा हम समझते हैं कि ब्रिटिश आने से पहले जो भी गणराज्य थे, जो भी किंगडम थी, उसके अंतर्गत ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो ट्राइब थे वो अपनी स्वायत्ता को अ, स्वायत्त रूप से रह रहे थे। लेकिन क्या ब्रिटिश के आने के बाद वो पुरानी जो पॉलिसी थी, जो ट्राइबल लोगों की स्वायत्ता थी, क्या वो कंटिन्यूड रहा? ये देखने का विषय होगा और विश्लेषण का विषय होगा। तो लार्जली ब्रिटिश के आने से पहले तक हम समझते हैं कि जो ट्राइब था वो अपनी स्वायत्ता को पूरी तरह से इंजॉय कर रहा था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद जो नए नए कानून लाए गए, नई जो व्यवस्था लाई गई, उन व्यवस्थाओं की भी चर्चा करेंगे और जिनके कारण बहुत सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने आप को पूरी तरह से उस व्यवस्था से दूर पाए गए। तो हम इन सब बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे इस पूरे क्लास में। तो मुख्य रूप से 4-5 बिंदु हैं जिसके अंतर्गत हम इस पूरे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि ब्रिटिश की कौन कौन सी पॉलिसी थी, किस तरह की पॉलिसी थी जिसका खामियाजा ट्राइबल पॉपुलेशन को भुगतना पड़ा। तो मुख्य रूप से primarily we are trying to discuss different policies which were taken up by the British government that actually led to the exclusion of tribal population over a period of time. So what were those policy? Firstly, what we see with the coming of the Britishers, there is an attempt by the British to cover all India into a single administrative and revenue setup. जिसका परिणाम होता है कि जो स्वायत्ता इन ट्राइबल पॉपुलेशन जो एंजॉय कर रही थी वो उसके कारण कहीं ना कहीं उसका फ़र्क ट्राइबल पॉपुलेशन पे पड़ता है। तो जो 4-5 बातें जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो मुख्य रूप से कि नए कानून पे हमारा फोकस हुआ कि नया कानून जो आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत पूरे देश को एक ढांचे में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, एक प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत ढाला गया, उसका प्रभाव ज़रूर ट्राइबल पॉपुलेशन पे पड़ता है। उसके साथ साथ इन ट्राइबल रीजन्स में हम देखते हैं कि जो गैर जनजाति होती है, नॉन ट्राइबल्स के एंट्री के साथ भी बहुत सारा बदलाव इस क्षेत्र में पड़ता है। फिर ट्राइबल जो पॉपुलेशन है बहुत सारी बातों से अनभिज्ञ रहता है। सो ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो they are also not aware of many new kind of things which comes with the British government or which comes with a kind of administration which is being taken up by the British government after they came to India. Like the tribal were unaware of the record keeping process, किस तरह से वो रिकॉर्ड रखा करते थे अलग अलग चीज़ों का, उसके बारे में वो अनभिज्ञ थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कोड का जो लैंग्वेज था वो कहीं ना कहीं ट्राइबल जो पॉपुलेशन थी, ट्राइबल जनसंख्या थी, वो पूरी तरह से उससे अनभिज्ञ थे। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण जो रोल रहा, महत्वपूर्ण जो बात हुई वो थी मुख्य रूप से फॉरेस्ट पॉलिसी को लेकर, कि जिस तरह से फॉरेस्ट के ऊपर जो परंपरागत तरीके से अगर हम देखें तो ट्राइबल का हक इन फॉरेस्ट पे माना जाता था, उससे उत्पन्न विभिन्न उत्पादनों को उनको खाकर और उनके आधार पे अपनी जीविका चलाने का काम करते थे, वो चीज़ें रुकने लगी, वो चीज़ें पे डिस्टर्ब होने लगी। सो primarily with the coming of the British government, what we see, it comes with a new kind of law, it comes with the entry of non-tribals in the tribal region. Also many things, many new things which comes up with the British government was with regard to record keeping process, new kind of justice, and lastly the kind of forest policy which were being adopted by the British government totally excluded the tribal population, and the life which they were enjoying, the autonomy they were enjoying got disturbed. So we will reflect upon these points in the further discussion. आने वाले डिस्कशन में हम इन सब बातों, इन बिंदुओं पे ध्यान देंगे। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन था वो अपने मुख्य रूप से कम्युनिटी लिविंग में बिलीव करता था, और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो
देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप ऑफ लैंड, मतलब भूमि मुख्य रूप से का स्वामी कौन होगा, पूरा समुदाय माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का आता है, लैंडलॉर्डिज्म का आता है, निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट आता है, जमींदारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है, और नए मालिक के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट उभर के आती है, और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुख्य रूप से जो लैंडलॉर्ड थे और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो पूरा उनका जो समुदाय द्वारा जो कंट्रोल किया गया था लैंड, वो पुरानी जो व्यवस्था थी उनके अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं इस पूरी नई व्यवस्था के कारण डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर हम समय के साथ देखें तो दे आर ऑल्सो इविक्टेड बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोसेस फ्रॉम देयर लैंड विच हैव कम अप विद कमिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके साथ साथ जो नई प्रशासनिक व्यवस्था, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ नॉन ट्राइबल्स ऑल्सो गेट्स एंट्री इन ट्राइबल रीजन। सो जो भी ये ट्राइबल रीजन था उसमें हम नॉन ट्राइबल्स का एंट्री भी देखते हैं। तो एक कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो सिर्फ एक तरह की साम्राज्यवादी ताकतों से नहीं लड़ रही थी, वो मुख्य रूप से एक तरफ अंग्रेजों को भी साम्राज्यवादी ताकत मांगते थे, दूसरी तरफ से जो गैर जनजाति के लोग थे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अ imperialist पावर, एट द सेम टाइम द नॉन ट्राइबल्स who got entry into these regions, which were tribal regions, is also considered a form of colonialism by various scholars, जो which became a source of exploitation. So दूसरा जो आधार है, दूसरा जो बेसिस है इनके एक्सक्लूजन का, वो मुख्य रूप से है एंट्री ऑफ न्यू ट्राइबल्स, नॉन ट्राइबल इन द रीजन। तो नॉन ट्राइबल एंट्री, व्हाट इट लेड टू प्राइमरली, द एंट्री ऑफ नॉन ट्राइबल प्राइमरली लेड to massive transfer of land from tribes to non-tribe. So जो ट्राइबल के पास पॉपुलेशन थी, जनजातियों के पास जो लैंड था, वो नॉन ट्राइबल के आने से नॉन ट्राइबल ने अनेक तरह से, अनेक नए नए तरीके से, अनेक नए नए प्रपंच से, धोखाधड़ी से बहुत सारे लैंड को ट्राइबल से नॉन ट्राइबल की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। इसके साथ साथ जो जो स्थानीय प्रशासन था, अगर हम देखें स्थानीय प्रशासन में मुख्य रूप से वर्चस्व नॉन ट्राइबल्स का हुआ, जिसके कारण भी ये चीज़ें संभव हो पाई कि बहुत सारा जो मैसिव लैंड था दैट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ नॉन ट्राइबल। सो दूसरा जो सोर्स ऑफ एक्सक्लूजन, दूसरा जो फैक्टर है एक्सक्लूजन का, वो है एंट्री ऑफ नॉन ट्राइबल्स। तीसरा जो आधार है जिसके कारण ये ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, दरकिनार किए कर दिए जाते हैं पूरी व्यवस्था से, वो था कि जो नए तरीके का रिकॉर्ड कीपिंग था, जो ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड कीपिंग का जो प्रोसेस था, जो पूरा उनकी निटिग्रिटी थी, उनकी पूरी जो समझ थी, वो इन ट्राइब पॉपुलेशन के पास इस तरह का कोई ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उन पे कहीं ना कहीं नॉन ट्राइब टुक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस, and because the tribal population was unaware of the process of keeping the records of the land. अब तीसरा जो पक्ष जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं वो है मुख्य रूप से फॉरेस्ट पॉलिसी। ट्रेडिशनली हम ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं कि द फॉरेस्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वेदर इट इज़ फ्रूट, वेदर इट इज़ wood, whether it is other product which comes out of the forest. So the tribal population is wholly dependent and solely dependent on forest produce. अब नए अंग्रेजी शासन आने के बाद हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो फॉरेस्ट कानून है, जो फॉरेस्ट संबंधी कानून है, उसमें बड़ा बदलाव लाया जाता है। और हम देखेंगे कि लगातार जो अलग अलग फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, वन संबंधी जो नियम बने, उसमें बार बार बदलाव लाया गया, जिसका खामियाजा हम देखते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन को उठाना पड़ा। तो 1885 में हम देखते हैं फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1855 में गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उसके अंतर्गत लाया गया था, जिसमें एक वन संरक्षण का पूरा मेमोरेंडम बना था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो टीक है, टिम्बर, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, वो राज्य की प्रॉपर्टी होगी, और इसका जो किसी तरह का ट्रेड जो होगा इस टीक का, वो प्राइमरली स्टेट रेगुलेटेड होगा, स्ट्रिक्टली स्टेट का रेगुलेशन होगा।
तो इस तरह से अलग अलग वन पॉलिसी में वन जो नियम है उसमें बदलाव लाया गया, और कहीं ना कहीं वन का जो 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 स्वामित्व था वो मुख्य रूप से जो ट्राइबल के हाथों में था, वो अंग्रेज के आने के बाद, नए नए वन जो कानून है और पॉलिसी है उनके आने के बाद पूरी जो व्यवस्था थी उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया गया, और ट्राइबल कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस से अपने आप को दरकिनार होते गए। पूरी कानून जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत दरकिनार होते गए, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सक्लूड फील करने लगे, एक्सक्लूड महसूस करने लगे। इसी का प्रभाव हम देखते हैं कि लेट 18th और 19th सेंचुरी में तरह तरह के रिवोल्ट हम देखते हैं भारत में, जो मुख्य रूप से इन ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा टेकअप किया गया था, जिसमें से मुख्य रूप से हम कुछ नाम लेना चाहेंगे। We'll try to point out some of the revolt which was primarily because of these exclusion which happened in the tribal region. Primarily the tribal population felt excluded because of several policies which we have discussed now. That finally led to a revolt in a different ways and in different parts of the country, primarily led by the tribal. So 1857 की जो क्रांति हुई थी 1857 से पहले, हम छोटे कुछ रीजन में, कुछ क्षेत्र में इन ट्राइबल के द्वारा टेकअप किए गए अलग अलग विद्रोह को हम समझ सकते हैं। तो जिसमें से कुछ विद्रोह है, जैसे पहाड़िया सिरदार का रिवोल्ट है 1778 का, तामर रिवोल्ट है 1789 का, 1794-95 का। उसी तरह से और तरह के हम रिवोल्ट ब्रिटिश कानून और व्यवस्था और जिस तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, उसके खिलाफ हम देखते हैं कि इस तरह का विद्रोह हम ट्राइबल पॉपुलेशन द्वारा देखते हैं। अब जो हम कुछ बदलाव देखते हैं इस ट्राइबल पॉलिसी में, वो मुख्य रूप से हम देखते हैं 1857 के पश्चात। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार पे इसका प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट got a sense that we need to actually to run the country, we have to make certain measures, we should take a certain precautionary measures, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि एक लार्जर पॉलिसी 1857 के बाद बदलाव आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो जो खासकर हम ट्राइबल रीजन की तरफ से देखें तो ट्राइबल रीजन में कुछ व्यवस्था ऐसी की जाती है। मुख्य रूप से हम देखेंगे 1874 में ट्राइबल रीजन में एक नया कानून आता है जिसको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये बात कही थी कि कोई भी कानून इस एरिया में तभी लगेगा जब गवर्नमेंट इसे सूचित करेगी। तो इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स और शेड्यूल एरिया में इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अंतर्गत कोई भी कानून जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी वो गवर्नमेंट सूचित करेगी कि क्या इस रीजन में लागू हो, तभी लागू होगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। उसमें भी कुछ प्रावधान इन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए की गई थी, जिसमें जो ट्राइबल रीजन था उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, जिसको कहा गया होली एक्सक्लूडेड रीजन, जो पूरी तरह से विच वॉज under the purview of the center, so it was wholly excluded region and which was under the wholly control of the central government, and secondly was called partially excluded area, जो था joint purview गवर्नर और गवर्नर जनरल के अंतर्गत। सो गवर्नर तो 2 भाग हम देखते हैं मुख्य रूप से 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, जिसको हम होली एक्सक्लूडेड एरिया कहते हैं, और दूसरा जो पक्ष है वो है पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया। इन सब क्षेत्र को जो किसी तरह के रिफॉर्म, किसी तरह के बदलाव के लिए एक्सक्लूड रखा गया, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस तरह का जो डिवीज़न है, इस तरह का 2 भाग में जो डिवीज़न है इन रीजन का, कहीं ना कहीं हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो इन ट्राइबल रीजन को कुछ अलग तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हम
ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो ये होली एक्सक्लूडेड एरिया जो है उसको भी हम समझ सकते हैं कि आज का अगर हम 6 शेड्यूल को समझें तो ये होली एक्सक्लूडेड एरिया को हम समझ सकते हैं। अगर हम पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया को अगर समझने की कोशिश करें तो आज का हम फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विचार है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का उसका ओरिजिन हम यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अंदर और क्या व्यवस्था की गई थी कि कुछ सेल्फ गवर्नेंस का पावर दिया गया था कि द ट्राइबल कैन ऑल्सो कंडक्ट देयर गवर्नमेंट बाय देमसेल्फ। ऑल्सो many of the enactments of the legislature was not directly applicable to tribal area according to this particular act, and for implementation of any laws the decision of the executive authority was important. So the Government of India Act of 1919 is important, that to some way it provided a kind of ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल पॉपुलेशन। इसी चीज़ को हम अगर आगे देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो जो पुराना जो तरीका था होली एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में डिवाइड करने का ट्राइबल पॉपुलेशन को, वो कंटिन्यूड रहा इवन 1935 के एक्ट में। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरिया वर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड in the hands of governor of the province. So now the administration of these area were put in the hands of governor. So governor was empowered to decide the application of any general laws to these, whether to the partially excluded area or excluded area. तो गवर्नर अब बहुत महत्वपूर्ण बन गया था 1935 के एक्ट के आधार पे, जहाँ पे एक्सक्लूडेड एरिया हो या पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया हो उसमें मुख्य रूप से गवर्नर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस कानून के अंतर्गत कुछ ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की गई इन ट्राइबल रीजन्स में, जिसके अंतर्गत वो अपने परंपरागत कुछ परंपरागत तरीके हैं, पुराने जो परंपरा है उनको भी वो कंटिन्यू रख सकते हैं। इन सब एक्ट को अगर हम देखें भी तो क्या हमें लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो किया वो क्या मुख्य रूप से वो रियली में सही में चाहते थे कि ये स्वायत्तता बनी रहे? तो एनालाइज करके हमें ये समझ में आता है कि प्राइमरली उनका उद्देश्य था कि राजनीतिक रूप से अपना शासन तरीके से वो चला पाए और किसी तरह का विद्रोह उनके शासन में नहीं हो। इसलिए से प्रमुख रूप से इन तरह के स्वायत्तता को अंग्रेज़ों ने इन ट्राइबल पॉपुलेशन को दिया। इसके पश्चात अगर हम आते हैं कि पूरे पॉलिसी को जब हमने एनालाइज किया तो ये समझ में आता है कि जितनी भी पॉलिसी थी कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइबल को एक्सक्लूड करने की पॉलिसी थी, और एक पॉलिसी दूसरी तरफ थी नॉन इंटरफेरेंस की, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप था कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, तो अपनी राजनीति लाभ के लिए अपनी राज्य सत्ता को चला पाएँ। इसके कारण उन्होंने ऐसा किया कि कुछ स्वायत्तता के नाम पे बहुत सारी बातों को उन्होंने माना भी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक तरफ ट्राइबल जो लैंड था वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल रहा था, वो अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहे थे, साथ साथ उनका जो शोषण है वो अभी भी कंटिन्यूड रहा। खासकर हम देखेंगे कि इन ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य आगे बढ़ा तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पड़ी, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि रेलवेज़ आया, मिनरल एक्सट्रैक्शन हुए, नए नए माइंस की खोज हुई और माइंस में नई माइनिंग शुरू हुई, खासकर मिनरल रिसोर्सेज को लेकर। इसमें भी हम मुख्य रूप से देखते हैं कि इन सब भी क्षेत्र में जो ट्राइब थे उनका उपयोग किया गया, उनको लगाया गया इन पूरे प्रोसेस में, चाहे वो माइन एक्सट्रैक्शन में हो या रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए हो, तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है कंटिन्यूड रहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो एक महत्वपूर्ण श्रमिक के रूप में काम किया पूरे प्लांटेशन को लेकर। जो प्लांटेशन
स्टेट्स कहा जाता है, टी प्लांटेशन स्टेट्स, खासकर असम और बंगाल में। तो इस कॉलोनियल पीरियड में हम देखते हैं, पूरे साम्राज्यवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो ट्राइबल है उनका उपयोग यहाँ इन सब क्षेत्रों में भी किया गया। तो एक तरफ उन्हें अपने ज़मीन से बेदखल किया गया और दूसरी तरफ हम देखते हैं इनका शोषण एक श्रमिक के रूप में भी इन सब जो नए नए आधार भूत संरचना के आधार जो स्थापित किए जा रहे थे, चाहे वो रेलवे के फॉर्म में हो, नए नए रोड्स हो या मिनरल एक्सट्रैक्शन के काम हो, इनमें ट्राइबल एक मेजर लेबर फोर्स की तरफ काम कर रहा था। तो कंक्लूज़न में हम ये समझ सकते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पश्चात बहुत सारी जो नीतियाँ थी उनके कारण कहीं ना कहीं ट्राइबल जो पॉपुलेशन था वो एक तरह से दरकिनार हो गया। और उसके बाद भी इनका शोषण श्रमिक के रूप में अलग अलग माइंस में किया गया, साथ साथ अलग अलग प्लांटेशन में भी कंटिन्यूड रहा। तो जो एक्सक्लूजन जो हम मानते हैं ट्राइबल को, कि एक इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया ट्राइबल को डिफ़ाइन करता है वो एक्सक्लूजन है। कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सक्लूड पाते हैं, अपने आप को दरकिनार पाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो कुछ महत्वपूर्ण बात जो समझने की बात है कि कुछ जो पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ने टेकअप की थी, उसका प्रभाव हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, संविधान जो निर्माता था उस पर भी पड़ा। और इसमें से महत्वपूर्ण मेंशन करना होगा कि कुछ जो स्वायत्तता दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्वायत्तता को एक नए पैमाने में संविधान संरचना के दौरान और उसके बाद दिया गया। तो इसका विश्लेषण हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। धन्यवाद।